हेलो एवरीवन, जल्दी से आओ सब फटाफट से। रुचिका मैम का 9 बजे का सेशन स्टार्ट हो चुका है। हेलो बोले। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी प्रॉब्लम सॉल्वर रुचिका और आज मंडे के दिन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वीक का पहला दिन। ऑब्वियसली वीक का पहला दिन तो है, लेकिन आज हम इस वीक के फर्स्ट डे रात के 9 बजे मैथ्स में स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 12 को। क्या है चैप्टर 12? चैप्टर 12 है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। मतलब हमें आज सर्कल को फिर से एक बार पढ़ना है। ऑलरेडी हम सर्कल्स को पढ़ चुके हैं चैप्टर 10 में, जहां पर हमने बात की सर्कल्स की कुछ थ्योरम्स की। चैप्टर 11 में सर्कल्स के हमने टेंजेंट्स को कंस्ट्रक्ट किया। अब चैप्टर 12 में हम बात करेंगे एरिया की रिलेटेड टू सर्कल। अपने आसपास डिफरेंट शेप्स देखो, ऐसी शेप्स जो सर्कल से मिलती जुलती है। आपको आइडिया होगा कि सर्कल किस तरह हमारे आसपास अवेलेबल है। जल्दी से अपनी नोटबुक, टेक्स्ट बुक और पेन के साथ रेडी हो जाओ। आपकी बुक में ही कुछ मैं कॉमन ऑब्जेक्ट्स दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले जो नए लर्नर्स यहाँ पर आए हैं वो करेंगे हमारे चैनल स्लेडू को सब्सक्राइब और प्रेस करेंगे बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस आप तक टाइम टू टाइम मिलते रहे। और साथ के साथ सेशन को कर दो लाइक एंड शेयर, ताकि ये आपके फ्रेंड्स तक पहुंच जाए और आपके फ्रेंड्स भी हमारे सेशंस का बेनिफिट ले पाए। ठीक है, तो जैसे कि मैं बोल रही थी कि अपनी टेक्स्ट बुक में कुछ ऑब्जेक्ट्स को देखो, गिवन है पहले पेज में, और इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की शेप को अच्छे से देखो और यहाँ पर स्क्रीन पे भी विजिबल है। तो क्या है ये चीजें? सबसे पहले आपकी बुक में और स्क्रीन में अवेलेबल है व्हील। व्हील तो आपने बहुत बार देखा हुआ है, चाहे वो साइकिल का व्हील हो या किसी स्कूटर का हो या किसी कार का हो। व्हील की शेप क्या होती है? व्हील को अगर हम साइड व्यू से देखें तो इसकी शेप होती है सर्कल, है ना। उसके बाद एक जनरल डिजाइन देखो, सर्कुलर डिजाइन है। शेप क्या है? सर्कल। आगे अगर बात करें वॉशर, इसकी शेप भी क्या है? सर्कल। सर्कल के अंदर सर्कल दिख रहा है। जब सर्कल के अंदर सर्कल होता है ना, तो बेसिकली या टेक्निकली मैथ्स में इसको सर्कल की एडवांस्ड नेम के साथ स्टडी किया जाता है। ये जो वॉशर है सर्कल के अंदर सर्कल, इसको हम टेक्निकली मैथ्स में पढ़ते हैं रिंग। ठीक है, बहुत टेम्पटिंग आगे हमें कुछ दिख रहा है। क्या? केक। पसंद है ना आपको? मुझे भी पसंद है ना। तो केक जनरली अगर हम ऊपर से देखें, नॉट ऑल द टाइम, हमेशा नहीं, लेकिन जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर अगर केक को हम ऊपर से देखें तो क्या शेप होती है? लिखो जरा कमेंट सेक्शन में, क्या शेप होती है? अपने बर्थडे में कौन से शेप का केक आप कट करते हो? ज्यादातर जो शेप होती है वो सर्कल, जो हम चैप्टर की बात कर रहे हैं। और जब हम बर्थडे पे केक को कट करते हैं तो बेचारा जो सर्कल है उसका कुछ पोर्शन निकल जाता है। तो आज क्लास 10 में हम कुछ ऐसी डिफिकल्टी को क्या करेंगे? ओवरकम करेंगे। अगर हमारा केक है, सर्कुलर है, उसका एरिया अगर हमने फाइंड करना है तो बहुत इजी है। लेकिन अगर केक कटा हुआ है, उसका कुछ पोर्शन रिमूव हो गया, तो क्या करेंगे? वैसी प्रॉब्लम्स हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, जो कि है चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। चाहे सर्कल पूरा हो या कटा फटा सर्कल हो, हमारा बर्थडे केक हो। केक से मुझे एक और चीज भी याद आ रही है, मालूम है क्या है? वो भी खाने की है। भूख तो नहीं लगी? रात को 9 बजे डिनर करके बैठे हो ना? बताओ, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। नेक्स्ट शेप जो मैं बात कर रही हूँ, सर्कल तो है ही है, लेकिन जो हमारे खाने की वो आइटम है वो है माई ऑल्सो फेवरेट दैट थिंग। केक तो है, ये भी बहुत फेवरेट है। मालूम है मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ पिज्जा की, है ना।
तो पिज्जा की शेप अगर ऊपर से देखें तो सर्कल ही होती है और फिर उसको भी कट करके हम खाते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर एरिया फाइंड करना हो तो सर्कल तो अब सर्कल नहीं रहा, उसकी जो स्लाइसेस हैं वो रिमूव हो चुकी हैं। तो कुछ ऐसा ही हम चैप्टर 12 में डिस्कस करेंगे कि कंप्लीट जो सर्कल है, अगर सर्कल नहीं रह पाता, उसके कुछ पोर्शंस रिमूव हो जाते हैं, तो किस तरह से हम एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक व्हील बैरो आपके बुक में दिखाया गया। व्हील बैरो मतलब कि एक ऐसा कार्ट जहां पे व्हील्स लगे हुए हैं, तो ये व्हील्स को सर्कुलर शेप के साथ रिलेट किया गया है। दैट्स इट। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सर्कल है तो इसके एरिया का हमने करना क्या है। अरे सिंपल सी बात है, अगर मैं छोटे छोटे और एग्जाम्पल्स लूं, यहाँ तो खाने की बात हो रही है, अगर यहाँ सिंपली टायर की ही बात करें तो टायर में क्या होगा, मटेरियल यूज होगा। अब ये मटेरियल जो है कहाँ कहाँ यूज होगा, क्या शेप में यूज होगा, सर्कुलर शेप है, तो एरिया फाइंड करना काफी जरूरी हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें केक की, तो केक में कितना मटेरियल यूज होगा, तो ये भी हम फाइंड कर सकते हैं अगर हमें एरिया की कैलकुलेशन आती है। और अगर हमें उसकी बाउंड्री पे बात करनी हो तो आपको मालूम है जब हम सर्कल के अंदर की बात करते हैं तो वो होता है एरिया, लेकिन जब हम बाउंड्री की बात करते हैं तो वहां पर हम कौन सी टर्म यूज करते हैं, मालूम है तो लिख दो कमेंट सेक्शन में। जब हम किसी भी शेप, जरूरी नहीं है कि सर्कल, किसी भी शेप की बाउंड्री की जब बात करते हैं तो उसे बोला जाता है क्या, पेरीमीटर। और जब ये पेरीमीटर सर्कुलर शेप का होता है तो इसको एक स्पेशल नेम दे दिया जाता है। मतलब तो पेरीमीटर ही होता है, बट सर्कुलर शेप की वजह से इसका नया नाम पड़ जाता है, जो कि है, लिखो कमेंट सेक्शन में। मुझे मालूम है कि आपको ये चीज मालूम है ना। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ये है सरकमफ्रेंस। तो इस चैप्टर में हम एरिया के साथ साथ पढ़ेंगे सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस का मीनिंग जो है बिल्कुल सिंपल है, पेरीमीटर को ही सरकमफ्रेंस बोला गया है। और अगर पेरीमीटर हो या सरकमफ्रेंस हो, बात हम करेंगे बाउंड्री की। तो बाउंड्री किसी भी फॉर्म में हो सकती है, क्वेश्चन में कैसे भी बाउंड्री की बात कर सकते हैं। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करना है तो वो कौन कौन सी टर्म्स यूज करते हैं। कॉमनली जो टर्म आपके क्वेश्चंस में अवेलेबल होती है, मालूम है वो क्या है, फेंसिंग। जब फेंसिंग वर्ड आता है तो पता लग जाता है कि बाउंड्री पे बात हो रही है, तो वहां पे कैलकुलेशन होती है सरकमफ्रेंस की। अगर सर्कुलर शेप है, नहीं तो हम पेरीमीटर वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये सारा इंट्रोडक्शन हो गया हमारा सर्कल के बारे में। लेकिन इस चैप्टर के लिए सर्कल की डिफरेंट टर्म्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें चैप्टर 10 की, तो ऑलरेडी हम कुछ टर्म्स वहां पर पढ़ चुके हैं। आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी कुछ टर्म्स पढ़ चुके हैं, लेकिन क्लास 10th में अब आप आ चुके हो और यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुछ और टर्म्स जो है ऐड हो चुकी है। तो पहले क्या करते हैं, इस चैप्टर का एक ट्रेलर ले लेते हैं, आपको पसंद आएगा। ट्रेलर लेने से हमें आइडिया हो जाएगा कि इस चैप्टर में हम सर्कल की कौन कौन से पार्ट्स, कौन कौन से उसकी फर्दर शेप्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, रेडी हैं आप? तो स्टार्ट करते हैं टर्म्स की, टर्मिनोलॉजी ऑफ सर्कल। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ और इनमें से काफी टर्म्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात हो रही है, आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ बात हो रही है रेडियस की। क्या मुझे रेडियस बताना पड़ेगा, रेडियस क्या होता है? चलो एक छोटा सा आइडिया दे देती हूँ। सर्कल लेकर आते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा आ चुका है ये सर्कल। और सर्कल जैसे कि आपको मालूम है, इसकी ये जो बाउंड्री है ना, ये जो शेप है ना सर्कल, इसके अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स है ना। अगर इन पॉइंट्स को अगर मैं हाईलाइट करूं तो ये कितने पॉइंट्स हैं, ये इनफाइनाइट पॉइंट्स है। इनके बीच में भी पॉइंट्स हैं और फर्दर बीच में भी पॉइंट्स हैं। तो ये सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स को इस शेप में, सर्कुलर शेप में ज्वाइन किया और फाइनली सर्कल की शेप दे दी, है ना। और हर सर्कल का कोई सेंटर पॉइंट भी होता है। सेंटर पॉइंट से लेकर बाउंड्री के कोई एक, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, बाउंड्री का कोई एक पॉइंट ले ले तो इनके बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं रेडियस।
और इसको डिनोट करते हैं आर के साथ। बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट बात होती है कोड की। कोड के लिए क्या करेंगे, सर्कल की बाउंड्री पे कोई भी 2 पॉइंट्स ले लेंगे और ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बनेगी, से हमने 2 पॉइंट्स लिए ए एंड बी, जो लाइन यहां पर बनी इसको बोलते हैं कोड, है ना। आगे बात हो रही है डायामीटर। अगर हमारे एंड पॉइंट्स किसी भी कोड के इस तरह हो कि अगर हम उन एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करें और सेंटर पॉइंट बीच में आ जाए, ठीक है, ये वाले पॉइंट्स को मैंने ले लिया सी एंड डी, एंड पॉइंट्स हैं, सर्कल के ऊपर है, बाउंड्री के ऊपर है, कोड्स के ही एंड पॉइंट है, कोड के ही एंड पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर सेंटर पॉइंट बीच में आ जाता है तो ऐसी कोड को एक स्पेशल नेम दे दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं डायामीटर। ऑलरेडी हम चैप्टर 10 में पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कि डायामीटर को और हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं। याद आया, डायामीटर को हम बोल सकते हैं लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। सर्कल की कोड अगर सेंटर से होके जाती है तो इसकी लेंथ जो है सर्कल में सबसे बड़ी होगी अगर सभी कोड्स को हम कंपेयर करेंगे, तो ये डायामीटर होता है। डायामीटर को हम डिनोट करते हैं डी के साथ और इसका रिलेशन रेडियस के साथ होता है ट्वाइस आर, क्योंकि सी ओ भी रेडियस है, ओ डी भी रेडियस है और रेडियस प्लस रेडियस बन जाएगा डायामीटर, तो मतलब डायामीटर होगा ट्वाइस ऑफ आर। अगर ट्वाइस ऑफ आर डायामीटर है तो आर अगर हमें चाहिए और डायामीटर अगर गिवन हो तो क्या फॉर्मूला होगा, वो होगा डायामीटर डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम सेमी सर्कल के बारे में। सेमी का मतलब होता है हाफ। अगर सर्कल को हाफ कर दिया जाए तो उस सर्कल को बोला जाता है सेमी सर्कल, और सर्कल को हाफ करने वाली लाइन जो होती है वो कोड होती है, लेकिन स्पेशल कोड। कौन सी? ऐसी कोड जो सेंटर पॉइंट से होके जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायामीटर। मतलब डायामीटर रिस्पॉन्सिबल है सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, और वो 2 इक्वल पार्ट्स को बोला जाता है क्या, सेमी सर्कल, ठीक है। ये सारी बातें आपने पढ़ चुकी हैं। आगे हम बात करते हैं सरकमफ्रेंस। अभी हमने डिस्कस किया सरकमफ्रेंस का मतलब है पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, मतलब बाउंड्री ऑफ द सर्कल। फॉर्मूला याद है, छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। फॉर्मूला होता है सरकमफ्रेंस का 2 पाई आर, ठीक है बच्चा पार्टी। नेक्स्ट बात हो रही है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल मतलब सर्कल के अंदर का पूरा रीजन, और इस पूरे रीजन को हम बात करते हैं किससे, एरिया से। किस तरह से, सर्कल आपको दिख रहा है, इसके अंदर ये पूरा का पूरा जो रीजन है इसको कंसीडर किया जाता है एज एरिया। अंदर का रीजन लेंगे तो वो एरिया होता है। ओनली बाउंड्री लेंगे, अगर सिर्फ बाउंड्री ली, ब्लू कलर से दिखा रही हूं, अगर ओनली हम बाउंड्री की बात करें, ये सारी बाउंड्री, ये सिर्फ बाउंड्री की बात करें सर्कल की, तो ये होता है सरकमफ्रेंस, या फिर हम बोले पेरीमीटर ऑफ द सर्कल या सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो ये दोनों में डिफरेंस आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। और अगर एरिया ऑफ द सर्कल की बात करें तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द सर्कल। याद है, एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। और बहुत सारे बच्चे जो हैं एरिया एंड सरकमफ्रेंस के फॉर्मूला को कर देते हैं इंटरचेंज। अरे इंटरचेंज क्यों करते हो, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। सरकमफ्रेंस एक लेंथ है बेसिकली, और अगर हम एरिया की बात करें ना, यूनिट आपको मालूम है कि जब भी हम किसी भी शेप का, किसी भी फील्ड, कैसी भी शेप का अगर एरिया फाइंड करते हैं तो यूनिट में क्या लगता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, इस तरह से ना। तो स्क्वायर का मतलब 2 क्वांटिटी है एरिया में, लेकिन सरकमफ्रेंस में एक ही क्वांटिटी है। तो आप यहाँ पर देखो 2 जो है वो कांस्टेंट है, पाई जो है वो कांस्टेंट है, आर एक हमारी क्वांटिटी है, सरकमफ्रेंस में एक ही क्वांटिटी है रेडियस, एक ही वैल्यू वहां पर अप्लाई की जाती है, बाकी तो कांस्टेंट वैल्यूज है। तो जब भी सरकमफ्रेंस की बात आएगी आप अप्लाई करेंगे 2 पाई आर। अगर हम एरिया की बात करते हैं तो वहां पे 2 क्वांटिटीज होनी चाहिए। पाई जो यहाँ पर है वो कांस्टेंट है, और आर स्क्वायर से पता लग रहा है आर इंटू आर।
तो आर कितनी बार है, रेडियस कितनी बार है, क्वांटिटीज कितनी बार है, 2 बार है। तो पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला डेफिनेटली एरिया का होगा। ठीक है, मिक्स नहीं करना दोनों को। ओके जी। नेक्स्ट है आर्क। अब ये आर्क क्या होता है, ये आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है। आर्क क्या होता है, आर्क अगर हम बात करें तो सर्कल की जो पूरी बाउंड्री है ना, उसका कुछ पोर्शन होता है। जैसे कि आपको ये सर्कल दिख रहा है, मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से दिखाती हूँ। इस सर्कल पे मैं ये 2 पॉइंट ले लेती हूँ यहाँ पे इस तरह से। इन दोनों पॉइंट को बाउंड्री से अगर हम अटैच करें इस तरह से सर्कुलर वे, ये हमारी हो जाती है आर्क, जैसा कि आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है। तो सिंपली आर्क क्या है, आर्क है सर्कल की बाउंड्री का एक पोर्शन। ठीक है, और जब हम आर्क की बात करते हैं तो हम लेंथ की बात करते हैं, क्योंकि जब बाउंड्री की बात होती है, सरकमफ्रेंस की बात होती है, तो लेंथ की बात होती है। तो अगर सरकमफ्रेंस में लेंथ आ रही है तो उसके पोर्शन में भी तो लेंथ ही आएगी। तो जब हम आर्क की बात करेंगे तो हम बात करेंगे लेंथ की, और लेंथ किसकी, सरकमफ्रेंस अब तो पूरा नहीं है, उसका कुछ पोर्शन है। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला मालूम है ना, अभी हमने डिस्कस किया, जो कि है 2 पाई आर। तो हमें क्या करना है, सरकमफ्रेंस का जो पोर्शन है वो कम करना है। अब ये पोर्शन कम कितना होगा, आप देख सकते हैं, ये जो हमारी आर्क है ना, ये सेंटर से कुछ एंगल बनाएंगे, जैसे क्लास 9 में भी आपने पढ़ा हुआ है। हम यहाँ बोलते हैं एंगल सबटेंडेड बाय आर्क। जनरली अगर एंगल है हमें नहीं मालूम है तो उसको हम थीटा ले लेते हैं, वही थीटा जो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है चैप्टर 8 में, याद है ना। तो यहाँ पे ये जो आर्क है, इसकी लेंथ फाइंड करने के लिए हमें एंगल पता होना चाहिए कि वो सेंटर से कितना एंगल जो है बना रही है। तो इसके फॉर्मूला के लिए क्या करना है, 2 पाई आर जो है सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला है, लेकिन पूरा सरकमफ्रेंस नहीं लेना, पोर्शन लेना है। पोर्शन हमारा एंगल से डिसाइड होगा। अब ये एंगल कितना है, थीटा। थीटा जो एंगल है ये कंप्लीट एंगल के रिलेशन के साथ लिया जाएगा, रेशियो के साथ लिया जाएगा। आपको मालूम है सर्कल की अगर हम बात करें तो कंप्लीट एंगल कितना होता है, मालूम है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो, कंप्लीट एंगल कितना होता है, ये होता है 360 डिग्री। तो जब हम लेंथ ऑफ आर्क की बात करते हैं तो उसको कितना एंगल मिलेगा, ये होगा थीटा बाय 360 डिग्री। मतलब सर्कल का उसको कितना पार्ट मिलेगा, थीटा बाय 360 डिग्री। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर थीटा बाय 360 डिग्री। ये नोट कर लो पूरे चैप्टर का, यहाँ पे मैं ट्रेलर दे रही हूँ। ठीक है, एक बार ट्रेलर मिल जाएगा, फिर करना क्या है, यही फॉर्मूले एक एक करके उठाने हैं, अपनी क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझनी है और वहां पे पुट करके कैलकुलेट कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। राइट, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सेक्टर की। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये सेक्टर। जब भी मैं सेक्टर की बात करती हूँ ना, मुझे तो वही केक एंड पिज्जा याद आ जाता है। क्यों, जब हम पिज्जा की बात करते हैं ना, तो पिज्जा की एक स्लाइस की शेप मालूम है कैसे दिखती है, ग्रीन कलर से दिखाती हूँ, वो कुछ इस तरह से दिखती है। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। ऐसे होती है ना स्लाइस हम निकालते हैं, तो इस तरह से शेप होती है। बेसिकली क्या है, अगर हम सर्कल की बात करें तो सर्कल में ये जो हमारी लेंथ ऑफ आर्क हमने यहाँ फाइंड की थी ना, यहाँ पर इसको अगर हम पॉइंट्स ले लेते हैं, ये जो इसके एंड पॉइंट्स हैं, इसको हमने ले लिया x और इसको ले लिया y। ठीक है, जब हम बाउंड्री की बात करते हैं x to y, वो तो आर्क होगी, लेकिन सेंटर पॉइंट तक अगर हम पूरा पोर्शन ले लें तो ये वाला पोर्शन बन जाता है सेक्टर। ठीक है, तो सेक्टर बेसिकली क्या है, ध्यान से देखो, सेक्टर में आर्क आ रही है और सेंटर पॉइंट से वो आर्क जो है कनेक्ट हो रही है विद सम एंगल। विद सम एंगल का मतलब ये जो हमारा O पॉइंट है वो X पॉइंट के साथ कनेक्ट हो रहा है, O पॉइंट Y पॉइंट के साथ कनेक्ट हो रहा है और एक क्लोज्ड फिगर बना रहा है। तो सेक्टर की अगर हम सिंपली बात करें ना, तो सेक्टर होता है आर्क प्लस रेडियस। कितनी बार रेडियस, 2 टाइम्स रेडियस है ना, 2 बार रेडियस आई है, एक बार XO आई है, एक बार YO आई है। तो सिंपली सेक्टर क्या है, आप उसको अच्छे से रिलेट कर सकते हैं पिज्जा स्लाइस के साथ, या फिर अगर मैथ्स की अगर हम शेप की बात करें तो सेक्टर होता है लेंथ ऑफ आर्क प्लस
2 टाइम्स रेडियस, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बेसिकली ये सर्कल का कुछ पोर्शन है। अगर हम एरिया की बात करें, जब सेक्टर होगा तो वो कोई बाउंड्री नहीं होगा, उस सर्कल के अंदर का कुछ एरिया होगा। तो सेक्टर की अगर हम बात करें तो सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, ये एरो लगा के मैं नीचे लिख रही हूँ सेक्टर का फॉर्मूला, या नीचे लिख देती हूँ यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर। ये सर्कल के एरिया का पार्ट है। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। कितना पार्ट है वो तो एंगल से डिसाइड होगा। तो एंगल मतलब थीटा बाय 360 डिग्री। बहुत ही सिंपल है लर्न करना। आपको एरिया ऑफ सर्कल तो आता ही है, तो एरिया ऑफ पार्ट ऑफ द सर्कल क्या होगा, पार्ट ऑफ द सर्कल के लिए लगेगा थीटा बाय 360 डिग्री। सेक्टर है तो भी थीटा बाय 360 डिग्री। लेंथ ऑफ आर्क है तो भी थीटा बाय 360 डिग्री। लेंथ ऑफ आर्क है तो सर्कमफ्रेंस वाला फॉर्मूला उसके साथ लगा दो, और अगर सेक्टर है तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला उसके साथ लगा दो। तो ऐसे हमें अच्छे से लर्न हो जाएगा। लॉजिक के साथ लर्न किया करो। अगर ऐसे लर्न करोगे तो बस हो गया काम, आपने कर देने हैं सारे फॉर्मूले मिक्स, राइट। आगे चले। नेक्स्ट यहाँ बात हो रही है सेगमेंट की। सेगमेंट के लिए मैं क्या करती हूँ, फिर से एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। ये मेरा आया सर्कल, ठीक है। तो ये सर्कल में जब हम सेगमेंट की बात करते हैं, ये हो गया हमारा सेंटर पॉइंट, ठीक है। इस सर्कल की बाउंड्री पे 2 पॉइंट्स लेना चाहती हूँ, ए एंड बी में ले लेती हूँ। ए एंड बी को ज्वाइन कर देते हैं। तो ज्वाइन करने वाली लाइन मालूम है क्या होती है, अभी हमने डिस्कस किया। दोनों एंड पॉइंट्स इस लाइन के सर्कल की बाउंड्री पे है, तो ये है कोट, ठीक है। कोट, और अगर हम ये सर्कल की बात करें, सर्कल के पार्ट की बात करें ए टू बी, ये क्या बच्चा पार्टी बताओ, ये ग्रीन वाली लाइन, ये है आर्क, है ना। और अगर मैं यहाँ पे कोड को पिंक लाइन से शो कर दूं तो ये हमारी कोड है, ठीक है। अब ये जो पिंक लाइन है और ये जो ग्रीन लाइन है, इसके बीच के रीजन को, इसके बीच के रीजन को हम बोलते हैं क्या, सेगमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटर पॉइंट दिखा देते हैं O, और सेंटर पॉइंट से रेडियस दिखा देते हैं OA एंड OB। अगर हम इस पूरे पोर्शन को, आपको दिख रहा है ये OAB, क्या बोलेंगे OAB को, इसको मैं अगर शो करूं पिंक से, OAB ये क्या है बता सकते हो, कौन सी शेप है, ये शेप है ट्राइंगल की, राइट। और इस ट्राइंगल में अगर हम ब्लू वाला पोर्शन मतलब सेगमेंट को कंबाइन कर दें तो वो हो गया सेक्टर, दिख रहा है ना सेक्टर। तो बेसिकली हमारा जो सेगमेंट है, ये जो ब्लू पोर्शन है, अगर हम बात करें और इसकी अगर हमें एरिया फाइंड करना हो, एरिया ऑफ सेगमेंट, तो कैसे फाइंड करेंगे, वो होगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। बहुत ही सिंपल, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया, सॉरी एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। और ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, ये वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये वाला, इस एरिया ऑफ ट्राइंगल की ना एक प्रॉपर डेरिवेशन आती है। अब ये डेरिवेशन मैं आपको यहाँ तो नहीं कराऊंगी, काफी लंबी डेरिवेशन है। अगर आप ये डेरिवेशन देखना चाहते हैं तो आप प्रेस कर सकते हैं ये आई बटन, जहां पे बिल्कुल डिटेल में मैंने इसकी डेरिवेशन दी है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल में यहाँ सीधा लिख देती हूँ, माइनस तो ऊपर से लगेगा, इसका फॉर्मूला होता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। इसकी डेरिवेशन आप जाके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से डिटेल में मैंने कराई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ सेगमेंट भी क्लियर होता है। और जो नेक्स्ट टर्म है वो है रिंग। रिंग हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं। रिंग के लिए क्या करना होता है, बेसिकली मैं यहाँ पे लेना चाहती हूँ बेसिकली 2 सर्कल्स कुछ इस तरह से, ठीक है। ये आया मेरा पहला सर्कल। इस सर्कल को अब मैं करूंगी कॉपी, हो जाओ कॉपी, और अब मैं करूंगी इसको पेस्ट। पेस्ट करने के बाद इस सर्कल को मैं करना चाहती हूँ अब थोड़ा सा छोटा। समझ आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ, इस छोटे वाले सर्कल को मैं लेके जाऊंगी पहले वाले सर्कल के अंदर। ये क्या बना, ये बना कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जिसका कॉमन सेंटर पॉइंट है। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को किसी और टर्म के साथ रिलेट कर रहे हैं। इसकी आप देखो, जो बड़े वाला सर्कल है और जो छोटे वाला सर्कल है उसके बीच का ये वाला पोर्शन, ये एक रिंग की तरह दिख रहा है आपको,
ठीक है, ये एक रिंग की तरह है। अगर हम बाहर वाले सर्कल की बात करें तो सेंटर से लेके बाहर तक का जो डिस्टेंस बाउंड्री तक का होगा वो रेडियस होगा। और क्योंकि बड़े वाले सर्कल की रेडियस है कैपिटल आर ले लेती हूँ, और इसी सेंटर पॉइंट से अंदर वाले जो सर्कल का जो बाउंड्री पे कोई पॉइंट है तो वो रेडियस होगा अंदर वाले सर्कल का स्मॉल आर। तो अगर हम बात करें सिर्फ ये वाले पोर्शन की, मतलब कि बड़े वाले सर्कल और छोटे वाले सर्कल के बीच के पोर्शन की जो ऑलरेडी शेड किया हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे रिंग। तो बताओगे बच्चा पार्टी इसका एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग होगा बड़े वाले सर्कल के एरिया में से जब हम छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस करेंगे, डायरेक्ट मैं लिख रही हूं पाई इंटू ब्रैकेट लिया आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे आया? जब हम बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले एरिया को सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करके ये डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। फर्दर अगर हम बात करें तो यहाँ आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। एक कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर है। ये सारी टर्म्स जो हमने अभी डिस्कस की ना, ये सारी की सारी टर्म्स मैंने प्रॉपर एनिमेशन के साथ एक सेशन में एक्सप्लेन की है। अभी पहले हमने बात किया है एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसके लिए मैंने आपको बताया था आई बटन पे जाके आप क्लिक करके आप वो सेशन देख सकते हैं। एक और सेशन मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, तो एक और ये आई बटन यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर ये जितने भी फॉर्मूले हमने अभी स्टडी किए ना, डिटेल में और अच्छे से एनिमेशन के साथ एक्सप्लेन्ड है। तो आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ये जो ट्रेलर है ना इसको और कलरफुल देखना है, तो आपको क्या करना होगा, ये जो आई बटन की यहाँ बात हुई है इसको प्रेस करना होगा और आप वो सेशन देख सकते हैं। जब ये सेशन कंप्लीट होगा आप वहां जाके रेफर कर सकते हैं, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना एकदम बढ़िया वाली हो जाएगी, है ना। तो इस चैप्टर का जो ट्रेलर है ना, सिंपल वाला तो मैंने दिखा दिया, कलरफुल आप अच्छे से बाद में देख लेना इत्मीनान से, ठीक है। और लाइक एंड शेयर जरूर करना ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे इन सभी सेशंस का बेनिफिट ले पाए, चाहे वो कलरफुल हमारा ट्रेलर हो या फिर कोई डेरिवेशन हो, कोई भी जो डाउट है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ क्लियर होना चाहिए, है ना। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो क्या करना है, कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी को ड्रॉप करना है, ठीक है। तो पूरे चैप्टर का ट्रेलर तो हो गया, मूवी अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो मूवी स्टार्ट करें क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन सीधा आपकी एनसीईआरटी बुक से, और वो है एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 ओपन करो अपने बुक में, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखते हैं स्टेटमेंट है द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग समझ में आया ना, जब फेंसिंग वर्ड आएगा तो मतलब सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर की बात होगी, ठीक है। आज के सेशन में जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ना, तो आज के सेशन के क्वेश्चंस की आप हेडिंग कहीं लिख लो, जो रुचिका मैम ने फर्स्ट सेशन जो लिया एरिया रिलेटेड टू सर्कल में, जो फर्स्ट सेशन लिया आज का, आज हम बात करेंगे या तो सर्कमफ्रेंस की या एरिया ऑफ सर्कल की। ये जो बाकी चीजें हैं ये हम बाद में पढ़ेंगे। सिंपल क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल बात करेंगे या सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो दो फॉर्मूले आज हमारे यूज होंगे। दो फॉर्मूले मतलब अगर मैं एरिया की बात करूं तो फॉर्मूला क्या है, लिखो कमेंट सेक्शन में, वो होगा पाई आर स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला है, एरिया के लिए, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला जो आज के सेशन में हम यूज करेंगे 2 पाई आर, ये है सर्कमफ्रेंस बोलो या फिर पेरीमीटर बोलो। तो आज हम ये दोनों फॉर्मूले ही डिस्कस करेंगे, इसी के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वही डिस्कस करेंगे। करती हूँ मैं इसको इरेज, अरे इरेजर आओ, ठीक है। तो ये हो गया इरेज, ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से आ चुके हैं। स्टेटमेंट हम पढ़ रहे थे, कंटिन्यू करते हैं। फेंसिंग वर्ड क्लियर हो चुका, सर्कमफ्रेंस की यहाँ बात होगी। फेंसिंग सर्कुलर फील्ड, सर्कल की बात है, चैप्टर सर्कल का ही है। एट द रेट ऑफ ₹24 पर मीटर इज ₹5280। क्वेश्चन में फेंसिंग की बात हो रही है और इस फेंसिंग के लिए कॉस्ट कितनी वहां पे लगी, वो कॉस्ट का अमाउंट दिया है और पर जो उसका रेट है वो भी दिया है। आपको डिफरेंस मालूम है रेट एंड कॉस्ट में? जब हम बात करते हैं, एक फॉर्मूला और लिखो जल्दी से अपनी नोटबुक में, जब हम बात करते हैं ना कॉस्ट की,
जब हम कहीं मार्केट में जाते हैं और हम उसकी कॉस्ट की जब हम बात करते हैं तो डिपेंड करता है हम प्रोडक्ट कौन सा खरीद रहे हैं। ठीक है, अगर हमने एप्पल्स लिए तो कॉस्ट क्या होती है, पर केजी होती है ना, तो कॉस्ट नहीं होता, वो रेट होता है। अगर हमने एप्पल की बात की, हमें वहां पे एप्पल मार्केट में गए तो हम पूछते हैं ना एप्पल कैसे दिए, वो जो कैसे दिए वो रेट होता है। ठीक है, अगर वहां पे शॉपकीपर ने बोला कि ये ₹50 पर केजी है, तो ₹50 पर केजी का ये मतलब नहीं है कि आपके सारे एप्पल्स जो हैं वो 50 रुपए में, नहीं, 1 किलो जो एप्पल है वो क्या है, 50 रुपए में है। मतलब कि क्या, ये रेट हुआ। और अगर आपने 2 केजीज ऑफ एप्पल्स अगर बाय करने हैं तो क्या होगा, 1 किलो का कितना है, 50 रुपीज, तो 2 केजी का कितना होगा, 2 केजी का आप 100 रुपीज देकर आ जाओगे। तो ये 100 रुपीज और ये 50 रुपीज, इन दोनों में डिफरेंस समझो। 100 रुपीज क्या है, कॉस्ट, 50 रुपीज क्या है, रेट। तो जब रेट की बात होती है तो वहां पे पर वर्ड जो है जरूर होता है, पर केजी। कपड़ा लेने जाएंगे तो पर मीटर होगा, इस तरह से। ठीक है, तो कॉस्ट का जो फॉर्मूला है वो हमेशा क्या होता है, रेट इनटू क्वांटिटी। ठीक है, हमने क्या लेना है, हमने अगर एप्पल्स लेने हैं तो हम क्या करेंगे, 2 केजी ऑफ एप्पल होगा, 2 केजी ऑफ एप्पल होगा, रेट 50 है तो हम क्या करेंगे, रेट की जगह लिखेंगे 50, क्वांटिटी मतलब 2 केजी, है ना, तो ये हो जाएगा 100 रुपीज। सिंपल, अगर हम इस क्वेश्चन में बात करें तो ₹24 पर मीटर, तो ये क्या है, रेट है, ये आर है, रेट है, और ये 5280 क्या है, कॉस्ट है, ये सी है। इस चीज का ध्यान रखना, कॉस्ट एंड रेट कंफ्यूजन में रहते हैं, कंफ्यूज करते हैं, दोनों रुपीज में होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अब यहाँ पे जो रेट है पर मीटर है, पर मीटर है, मीटर स्क्वायर नहीं है। तो इस क्वेश्चन में कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, इस क्वेश्चन के लिए बोल रही हूँ, ये जनरल फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कहीं अपने नोटबुक में लिख लो, ये जनरल फॉर्मूला है। इस क्वेश्चन में कॉस्ट का फॉर्मूला होगा रेट इनटू, फेंसिंग की बात हो रही है, पर मीटर की बात हो रही है, तो रेट इनटू होगा सरकमफ्रेंस। ये इस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो जो कॉस्ट इक्वल टू रेट इनटू क्वांटिटी है, क्वांटिटी की जगह अलग अलग चीजें आएंगी, डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन फेंसिंग वाला है तो यहाँ पे कॉस्ट का फॉर्मूला बन जाएगा रेट इनटू सरकमफ्रेंस। ये चीज आप नोट कर लो और कहीं अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख लो। ठीक है, तो एक नया फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। अब ये फॉर्मूला मैं कर रही हूँ इरेज, आई होप ये आप ये फॉर्मूला लिख चुके हो। तो यहाँ पे कॉस्ट का फॉर्मूला मैं रिपीट कर रही हूँ, कॉस्ट इक्वल टू रेट इनटू सरकमफ्रेंस, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ओके जी, स्टेटमेंट कंप्लीट करते हैं। द फील्ड इज टू बी प्लॉट एट द रेट ऑफ ₹0.50 पर मीटर स्क्वायर। अब ये रेट फिर से आ गया, ठीक है, रेट फिर से आ गया, लेकिन ये रेट किसके लिए, ये पर मीटर स्क्वायर के लिए। और मीटर स्क्वायर सर्कल में क्या बात हो सकती है इसकी, ये बात हो सकती है एरिया की। पर मीटर हुआ तो सरकमफ्रेंस, पर मीटर स्क्वायर हुआ तो एरिया। तो कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, रेट इनटू एरिया हो जाएगा इस बार। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लोइंग द फील्ड, और पाई की वैल्यू आपको पता है, पाई की वैल्यू 22/7। अगर क्वेश्चन में पाई की वैल्यू नहीं होगी, ये भी आप नोट कर लो, अगर क्वेश्चन में पाई की वैल्यू नहीं होगी तो आप लेंगे पाई की वैल्यू 22/7। और अगर उन्होंने दी है यहाँ तो 22/7 दी है, कई बार ये इसकी डेसिमल वैल्यू भी देते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14। तो डिपेंड करता है, अगर उन्होंने 3.14 दिया तो कंपल्सरी है, 22/7 दिया तो कंपल्सरी है। लेकिन अगर कुछ नहीं दिया तो मैं आपको बता रही हूं, तो आप वहां पर कंपल्सरी 22/7 ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दो कॉस्ट की बात कर रहे हैं, पहले वाली कॉस्ट फेंसिंग के लिए, दूसरे वाले कॉस्ट एरिया के लिए। तो पहले वाले कॉस्ट का फॉर्मूला लिखो कमेंट सेक्शन में। फेंसिंग वाले कॉस्ट का फॉर्मूला होगा कॉस्ट इक्वल टू रेट इनटू सरकमफ्रेंस, और ये नेक्स्ट वाली कॉस्ट जो हमने फाइंड करनी है, यहाँ पे फॉर्मूला होगा रेट इनटू एरिया। समझ में आया, फॉर्मूले समझ में आ चुके हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, आप भी मेरे साथ साथ सॉल्यूशन जो है अपनी नोटबुक में लिखो, और कैलकुलेशन एकदम अच्छे वाली होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹24 पर मीटर इज 5280। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ
फेंसिंग। ठीक है, ये गिवन है, ये है ₹5280। ठीक है, रेट ऑफ फेंसिंग कितना है बताओ बच्चा पार्टी कमेंट सेक्शन में। रेट ऑफ फेंसिंग है ₹24 और जब रेट होता है तो हमें पर के लिए स्लैश लगा सकते हैं, पर मीटर है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं कॉस्ट का फॉर्मूला लिख रही हूँ यहाँ पे, लेकिन कॉस्ट कौन सी बताना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। बताओ बच्चा पार्टी, अभी हमने ये फॉर्मूला डिस्कस किया, कॉस्ट का फॉर्मूला होगा रेट इनटू, फेंसिंग की बात हो रही है तो यहाँ पर होगा सरकमफ्रेंस। ओके, ठीक है, बट कॉस्ट ऑफ फेंसिंग तो गिवन है, रिप्लेस कर देते हैं 5280 और रेट कितना है 24। सरकमफ्रेंस को हम सी से डिनोट करते हैं तो सी मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करें तो सी का फॉर्मूला मालूम है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला मालूम है तो लिखो कमेंट सेक्शन में। आगे मैं सॉल्व कर रही हूँ, 5280 इक्वल टू 24 इंटू 2 पाई आर। तो इससे क्या होगा, हमें रेडियस मिल जाएगी। हमें कॉस्ट निकालनी है किसकी, एरिया के लिए, और एरिया के लिए रेडियस होना जरूरी है और इस क्वेश्चन में रेडियस नहीं गिवन था, तो यहाँ इस फॉर्मूला से हमें मिल जाएगा रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ट्रांसपोज करें तो आर क्या होगा, आर होगा हमारा 5280 डिवाइडेड बाय 24, नीचे जाएगा, 2 पाई भी नीचे चला जाएगा, पाई की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, क्वेश्चन में गिवन है पाई की वैल्यू 22/7, तो ये होगा 5280 अपॉन 24 इंटू 2 इंटू पाई की जगह 22 और अपॉन 7 हम ले लेंगे ऊपर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 2 मिनट का, आपको 2 मिनट तो ज्यादा हो गए, 1 मिनट या आधे मिनट का टाइम देती हूँ, आप जल्दी से ये सब कैलकुलेट करो और मुझे आंसर बताओ, मैं वेट कर रही हूँ। जल्दी से 2 आंसर यहाँ पे बताओ, क्या होना चाहिए आंसर। तो क्या आंसर आया यहाँ पे, रेडियस हमारा यहाँ पे आ चुका है 35 और यूनिट रहेंगी मीटर। ठीक है, अब रेडियस हमारी आ चुकी है, रेडियस के बाद हम फाइंड करेंगे एरिया। एरिया का फॉर्मूला लिखो कमेंट सेक्शन में, एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितनी 22/7 और आर स्क्वायर मीन्स आर इंटू आर मतलब 35 इंटू 35। ये भी कैलकुलेट करो सब बच्चा पार्टी, जल्दी से कैंसिलेशन करो, यहाँ पे 7 5 35 कैलकुलेट करो, मुझे यहाँ पे आंसर फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ। यहाँ पे भी आपको मैक्सिमम में आधे मिनट का टाइम देती हूँ। तो आया आंसर, जल्दी से बताओ, मिला आपको आंसर 3850 और एरिया की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें एरिया फाइंड नहीं करना, क्वेश्चन चेक करो, हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ प्लोइंग द फील्ड। अब कॉस्ट की बात करें तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्लोइंग द फील्ड। फील्ड कहाँ पे प्लो करेंगे हम, उसके अंदर, मतलब एरिया की बात होगी तो यहाँ फॉर्मूला होगा रेट इनटू एरिया। क्या रेट हमें गिवन है, चेक करते हैं। रेट हमें यहाँ गिवन है 0.50 पर मीटर स्क्वायर, है ना, तो यहाँ पे हम रेट लिखेंगे 0.50 इंटू एरिया। अभी हमने कैलकुलेट किया 3850, तीसरी बार कैलकुलेशन आ चुकी है, तीसरी बार फिर से मैं आधे मिनट का टाइम दे रही हूँ, जल्दी से कैलकुलेट करो, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताओ, देखते हैं कौन पहले आंसर देता है। तो मिला आंसर, आंसर आ चुका है इसका ₹1925 और ये हमारा फाइनल आंसर है। इसको हम डाल देते हैं अपनी कलरफुल दुनिया में, ठीक है, और ये हमारा आंसर यहाँ पे डिक्लेयर हो चुका है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ये जो हमारी एक्सरसाइज है ना, इस एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में एक लाइन लिखी हुई है, ये लाइन क्या है, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज यूज पाई इक्वल टू 22/7। यही बात तो मैंने भी आपको बताई थी, क्वेश्चन में अगर पाई की वैल्यू है तो स्ट्रिक्टली वही लेना है, 3.14 दिया तो वही लेना है, 22/7 अगर दिया है तो वही लेना है, लेकिन अगर कुछ नहीं दिया तो 22/7 ही लेना है।
ठीक है, चलो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट है फर्स्ट क्वेश्चन की, द रेडियाई, प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस, रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स, एक की है 19 सेंटीमीटर, दो सर्कल्स हैं, एक की रेडियस है 19 सेंटीमीटर, दूसरे की रेडियस है 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अभी एक और सर्कल आ गया, दो सर्कल्स की तो रेडियस दे दी, अब एक और सर्कल आ गया, उसकी हमें रेडियस फाइंड करनी है। विच हैज सर्कमफ्रेंस, मैंने आपको पहले बोला आज के जो क्वेश्चंस है या सर्कमफ्रेंस पे होंगे या एरिया पे होंगे, सिंपल, ठीक है। विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द टू सर्कल्स, मतलब दो सर्कल्स पहले हैं, दोनों की रेडियाई गिवन है, तीसरे सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है, एक रिलेशन दिया हुआ है, कोई बात नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लिखेंगे रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, ठीक है। फर्स्ट सर्कल है तो हमारा फर्स्ट सर्कल का जो डिनोशन है ना R1 ले लेते हैं, कितना है 19 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ, अब हम लिखते हैं सेकेंड सर्कल, ठीक है, इसको ले लेते हैं R2 और ये कितना है 9 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल भी यहाँ पे बात हो रही है, थर्ड सर्कल, इसको हम ले लेते हैं R3 और ये तो हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। अब लगाते हैं ATQ, मालूम है ATQ की फुल फॉर्म, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो। ATQ स्टैंड्स फॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है circumference of third circle किसके इक्वल है, ये इक्वल है circumference बहुत बड़ा वर्ड है, इरिटेटिंग सा, ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस सर्कमफ्रेंस से लिखना पड़ेगा, ये बड़ा सा वर्ड सर्कमफ्रेंस, FERENCE, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकेंड सर्कल, ठीक है। ये रिलेशन है ना, तो हम इसको क्या बोलेंगे, सर्कमफ्रेंस को C से अगर डिनोट करें तो मतलब C3 इक्वल टू C1 प्लस C2। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला बताओ बच्चा पार्टी, 2 पाई R, लेकिन R किसका है, C3 है, तो हम लिखेंगे R3 इक्वल टू 2 पाई, C1 के लिए R1 हो जाएगा और C2 के लिए 2 पाई R2, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में 2 पाई R3, RHS में लेते हैं 2 पाई कॉमन, तो अंदर हमें मिलेगा R1 प्लस R2 और ये जो 2 पाई है दोनों साइड्स में LHS RHS, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें R3 क्या मिलेगा, R3 मिलेगा बहुत ही सिंपल वे में R1 प्लस R2, मतलब कि 19 प्लस 9। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ 19 प्लस 9 क्या होता है। इसमें तो ज्यादा टाइम नहीं दूंगी, तो सीधा सीधा आंसर हम लिख सकते हैं 28 सेंटीमीटर, लेकिन R3 नहीं लिखेंगे। देयरफॉर द रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल इज 28 सेंटीमीटर। इसको डालेंगे हम कलरफुल दुनिया में, ठीक है। ये हमारा आंसर ब्लॉक में आ चुका है और फाइनली यहाँ पे हम डिक्लेयर कर चुके हैं सर्कमफ्रेंस की हेल्प से रेडियस फाइंड की तीसरे सर्कल की, जो कि हमें मिली 28 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सेम एक्सरसाइज क्वेश्चन 2 और ये जो ये येलो लाइन है ना यहाँ पे, ये सबके लिए सेम है, पूरी एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन के लिए अप्लाई होगी, ठीक है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट है द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, वहां पे भी पूछा था, यहाँ पे भी यही डिफरेंस है। हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल्स, पिछले वाले क्वेश्चन में सर्कमफ्रेंस दोनों सर्कल्स के सम के इक्वल था, यहाँ पे एरिया दोनों सर्कल के एरिया के सम के इक्वल है, यही डिफरेंस है। और मैंने पहले ही बोला है कि ये वाली जो एक्सरसाइज है, आज का जो सेशन है और ये पूरी एक्सरसाइज 12.1 बेस्ड है किसके ऊपर, एरिया ऑफ द सर्कल एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। दो फॉर्मूले हमने यूज करने हैं, पाई आर स्क्वायर एंड 2 पाई आर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। आप भी सॉल्व करो मेरे साथ साथ।
तो बिल्कुल सेम लिखेंगे हम। सबसे पहले हम लिखेंगे रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, ठीक है, इक्वल टू R1 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ, फिर लिखेंगे हम सेकेंड सर्कल, इसको क्या लें हम, इसको लेंगे R2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और फिर थर्ड सर्कल, आ जाओ, थर्ड सर्कल जिसको हमने फाइंड करना है, इसको ले लेते हैं R3, डाल देते हैं क्वेश्चन मार्क और लिखते हैं मैथ्स का वही ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन में गिवन है कि यहाँ पर बोल रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल, मतलब हम लिखेंगे एरिया ऑफ थर्ड सर्कल इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल, ये गिवन है। बस अब फॉर्मूला लिखो, क्या होता है एरिया का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थर्ड सर्कल के लिए लगेगा पाई R3 स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट सर्कल के लिए लगेगा पाई R1 स्क्वायर प्लस सेकेंड सर्कल के लिए लगेगा पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। तो हम लिखेंगे पाई R3 स्क्वायर, RHS में पाई कॉमन आ रहा है तो ये होगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, और जिससे क्या होगा पाई एंड पाई कैंसिल हो जाएगा। R3 स्क्वायर इक्वल टू R1 की वैल्यू 8 स्क्वायर, R2 की वैल्यू 6 स्क्वायर, तो क्या होगा R3 स्क्वायर 8 स्क्वायर 64 प्लस 6 स्क्वायर 36, तो कितना हुआ, दोनों को ऐड करो, ऐड करके हमें मिलेगा 100। लेकिन हमें R3 चाहिए, R3 स्क्वायर नहीं चाहिए, तो R3 के लिए स्क्वायर रूट ऑफ 100 हो जाएगा 10। अब आप सोचेंगे प्लस माइनस 10 होना चाहिए, रेडियस है, लेंथ है, प्लस ही होगा, ठीक है, सेंटीमीटर। और आगे लिखेंगे देयरफॉर द रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल इज क्या, 10 सेंटीमीटर। ओके, डालें इसको अपने कलरफुल दुनिया में, इसको आंसर को कर देते हैं हाईलाइट। आ जाओ, ये हमारा बॉक्स आ गया और हमारा आंसर कैद हो गया, ठीक है बच्चा पार्टी। तो आज के सेशन में हमने पढ़ा सर्कल की सारी टर्म्स, सारे फॉर्मूले, इस चैप्टर में जो जो फॉर्मूले यूज होंगे वो सारे फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं। लेकिन आज के सेशन में जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए वो थे सिर्फ 2 फॉर्मूले, एरिया ऑफ सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल मतलब 2 पाई आर, ठीक है। अभी एक्सरसाइज बाकी है, इन दोनों फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करना बाकी है। सेशन काफी लंबा हो गया, ब्रेक करते हैं, ठीक है, कल मिले फिर बाकी क्वेश्चन सॉल्व करें। आपको क्या करना है, सिमिलर क्वेश्चंस की करनी है ना प्रैक्टिस, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग चाहिए ना बेटर वाली, ठीक है। तो मुझे यहाँ जाना होगा, लेकिन मेरा गुरु मंत्र तो लेते जाओ, क्या, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग, और लास्ट में मेरा वही प्यारा सा क्यूट सा गुड बाय।